बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब ख़ान और जब से मुज़फ़्फ़राबाद में KPL का आगाज़ हुआ है, हिंदुस्तान की नींदें आराम हो चुकी हैं और दुनिया को क्या मैसेज गया है इस मैच के हवाले से और जो भारत है ये हालात किस तरफ लेके जा रहा है। हिंदुस्तान खित्ते की हवाले से भी बात करेंगे कि हिंदुस्तान इस खित्ते में क्या चाहता है और खित्ते की बदअमनी का जो बायस बनता जा रहा है और दुनिया इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रही है। आज हमारे प्रोग्राम में शेख अब्दुल मतीन साहब हुर्रियत लीडर हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बरतानिया में मसला कश्मीर पे भरपूर काम करने वाले राजा नजाबत साहब। राजा नजाबत साहब, आपको भी खुश आमदीद। और शेख साहब, क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से, KPL के हवाले से कि हिंदुस्तान ने इसको रोकने की कोशिश की, हिंदुस्तान ने बैरूनी ममालिक से जो खिलाड़ी थे उनको रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये मैच तो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। देखिए जी, पहले जो है गेम होती है, ठीक है ना। आपस में मसले मसाइल हो सकते हैं, पॉलिटिकल इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन गेमों को इससे एक तरफ रखना होता है। लेकिन आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की जहनीत क्या है। न सिर्फ उन्होंने ये किया है, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, बल्कि जो बाकी ममालिक के खिलाड़ी हैं उनको भी उन्होंने अपना असर डाला है या ये इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की है ताकि वो इसमें शिरकत ना करे। बल्कि बहुत सारों के बयानात भी सामने आए हैं कि भारत ने हमें ये चीज़ कहा है। ठीक है। तो इसलिए भारत इसलिए ये बिलबिल आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह, पहले इसका नाम क्या है, पहले के मीन्स कश्मीर। जब भी कश्मीर की बात होती है तो उसका तवज्जो पहले होता है कश्मीर। एक तरफ से खेल है, एक तरफ से आज़ाद माहौल है, एक तरफ से आज़ादी है घूमने की, फिरने की, जाने की, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई आर्मी नहीं। दूसरी तरफ जब इसी कश्मीर की बात आती है तो दूसरी तरफ अगर आप उस कश्मीर को कंपैरिजन उसके साथ करेंगे तो 10 लाख की फ़ौज वहाँ पे मौजूद है। उनके पास बैक पे क्या है, ब्लैक लॉज है, वो हमारे हर एक गली और कूचे पे मौजूद है। लोगों को मतलब बाहर आने की उस तरह इजाज़त नहीं है, फ्रीली इजाज़त नहीं है। तो इसलिए ये जो भारत ने ये किया, ये जो प्रोपेगेंडा किया है, प्रोपेगेंडा के बावजूद सबों ने भारत को रद्द किया है। तो अब जो ये मैच के हवाले से जो आपने किया, मैच जारी व सारी है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिर्फ मैच नहीं है बल्कि एक दुनिया को पैगाम है। आप इससे इत्फाक करेंगे? देखिए जी, बुनियादी तौर पर तस्वीर के दो रुख होते हैं और इस KPL के मुज़फ़्फ़राबाद में शुरू होने से दुनिया को एक तो ये मैसेज दिया गया है जी कि आज़ाद ख़िता जो पाकिस्तान की तरफ है उसमें जहाँ आज़ाद गिलगित बल्तिस्तान में 32 लाख लोगों ने टूरिज़म के हवाले से पिछले दिनों विज़िट किया, वहीं आज़ाद कश्मीर की तरफ मुज़फ़्फ़राबाद में ओपनली एक ऐसी इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है जिसमें दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। दुनिया भर में लोग इसको देख रहे हैं और अमन और अमान नज़र आ रहा है, आज़ाद कश्मीर की तरक्की नज़र आ रही है, आज़ाद कश्मीर के रसूल और रसाइल नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ के रहने वाले कश्मीरियों का पाकिस्तान पर एतमाद और पाकिस्तान का इस तरफ के रहने वाले कश्मीरियों पर जो एतमाद है, जिसका इजहार कल से हो रहा है और हम तो करते हैं कि 16 तारीख तक अल्लाह के फजल करम से ये एक्टिविटीज़ जारी रहीं तो हज़ारों नहीं लाखों लोग पाकिस्तान के अंदर से और हज़ारों बाहर से आएंगे जो ये एक्टिविटीज़ भी देखेंगे, क्रिकेट भी देखेंगे, दुनिया भर में टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी देखेंगे। और इस बात से एक दुनिया को मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान जो कुछ कहता है दुनिया में वो सही कहता है और जो भारत कहता है वो भारत के पास कोई मुंह दिखाने के लिए नहीं है। वो हर शख्स पे पाबंदी लगाते हैं, पार्लियामेंटेरियंस पे पाबंदी लगाते हैं, जर्नलिस्टों पे पाबंदी लगाते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल पे पाबंदी लगाते हैं। हत्ता कि जब वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा टूटंग है तो वहाँ के रहने वालों को पर जुल्म डालने के अलावा उन पर पाबंदियाँ लगाते हैं। ठीक है। तो दुनिया को तो वो कुछ कह नहीं सकते, ना वो जमहूरी हैं, ना वो अवामी हैं, ना वो मैं समझता हूँ सियासी हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान ने इंडिया का मुंह काला किया है। बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह के जो मैचेस हैं मकबूजा कश्मीर में कोई तसव्वुर कर सकता है? मकबूजा कश्मीर में आप इस बात से अंदाज़ा लगाए कि वहाँ की जो ये जब फेक एनकाउंटर करते हैं तो वो डेड बॉडीज़ को नहीं देते हैं। मकबूजा कश्मीर में मैंने आपको बताया ना कि जो वहाँ पे है मकबूजा कश्मीर की जो हालत है इस वक्त वो एक ओपन बिग प्रिजन बना हुआ है, यानी जेल है मकबूजा कश्मीर के। ठीक है। तो जहाँ पे ज़िंदगी हमेशा मतलब जब बच्चे निकलते हैं, घरों से निकलते हैं या जो भी घर, उनको ये
तस्वुर नहीं होता कि क्या ये शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा। सही है। यानी इतना खौफ है, इतना डर है, इतने बर्बरियत है, इतना जुल्म है, तो ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखिए सबसे कीमती चीज़ क्या होती है, वो इंसान की जान है। अब देखिए जहाँ पे इंसानों की जान ही महफूज नहीं है, जहाँ पे ये नहीं पता हो कि हम घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम ये कंपैरिजन, मेरे ख्याल में ये कंपैरिजन ही नहीं है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो कश्मीरी हैं, हमारा जो असल है, भारत जो है ना, असल में भारत का जो है हमेशा जो स्टैंड रहा है वो स्टबॉर्न स्टैंड रहा है। ठीक है। वो हकाइक की तरफ नहीं आ रहा है। देखिए अगर अक़वाम मुत्तहिदा के मसले कश्मीर अगर इस वक्त है तो ये मसला कौन लेके गया है? कश्मीर का जो मसला है ये कोई दुतरफा मसला नहीं है, या ये कश्मीर का मसला भारत और कश्मीरियों के दरमियान नहीं है, ठीक है, बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। तो अब हम इस मसले को हल किस तरह कर सकते हैं? इस मसले को तब हम हल कर सकते हैं कि बैनुल अक़वामी तरीके से। बैनुल अक़वामी तरीका क्या है? ये अमन जो आप चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पे ये अमन हो, फ्रीली हो, ये वहाँ पे भी आ सकता है, ये नहीं कि नहीं आ सकता। इसकी सबसे जो बड़ी रुकावट है वो भारत है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद में क्या कहा गया है कि कश्मीरियों से पूछा जाए, तो हमें पूछा जाए कि हमें क्या करना चाहिए। ये मौका तो भारत दे रहा है, तो फिर वहाँ पे भी इसी तरह अमन आ सकता है। मैं आपको बताऊंगा, जो कश्मीर है इसको एक दफ़ा क्या कहा जाता था? ठीक है, पैराडाइज ऑन अर्थ। और यही जो जन्नत है इस वक्त जहन्नम बना है। क्यों बना है? इसी ऑक्यूपेशनल फोर्स की वजह से। ऐसे ही है। तो इसलिए हम समझते हैं कि भारत को नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए, और नविश्ता दीवार पढ़ना ये चाहिए कि भारत अपने जबर, जुल्म और ये ऊंचे हथकंडे से कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि एक तरफ देखें कि कश्मीर का एक हिस्सा जहाँ आज़ादी के नगमे गाए जा रहे हैं, जहाँ खेलों के मेले सज रहे हैं, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी जेल मकबूजा आबादी बनी हुई है। देखिए जी, इस हवाले से ये हमारी बदकिस्मती है कि एक तो ये खिता मुसलमानों का है। वादी के अंदर बसने वाले लोग, हालांकि दूसरे मज़हब के लोग भी आज़ादी के लिए या कि खुदरादियत के लिए हमारे साथ हैं, लेकिन इसको मुसलमानों का एक इलाका समझकर दुनिया मगरब ख़ास कर नज़रअंदाज करता है। मैं ख़ुद वहाँ रहता हूँ। हम लोग पिछले 70 साल से वहाँ कैंपेन तो नहीं चला रहे, लेकिन पिछले 60 साल से कैंपेन ज़रूर हमारी चल रही है। हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू की थी एक पीसफुल कैंपेन, और आज भी हम बरतानिया के ऐवानों में, बरतानिया के या यूरोप के दारुल हुकूमतों में मुज़ाहरे करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। तो हमारे हमदर्द और दोस्त वहाँ आते हैं, वो पर्सनल लेवल पर तो इज़हार करते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी इज़हार करते हैं। पिछले दिनों वहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट के 16 मेंबरान पार्लियामेंट ने अपने यूरोपियन यूनियन के कमीशन के प्रेसिडेंट को ख़त लिखा। नहीं, आप समझते हैं कि माइंडसेट तब्दील हो रहा है? माइंडसेट एक लिहाज से जी जनरल पब्लिक में और जनरल जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें तब्दील हो रहा है, लेकिन हुकूमतों का नुक्ता नज़र अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी तरफ नहीं है। और वो कैसे चेंज होगा? वो उसका मैं समझता हूँ बुनियादी फैक्टर दो हैं जी। एक तो है हुकूमत पाकिस्तान का सफारती माज पर एक भरपूर किरदार था, लेकिन ये भी देखें ना, एक सफारती फतह ही है ना ये जो कुछ हो रहा है। दूसरा महाज है रियासत जम्मू कश्मीर के उन बाशिंदों का जो यहाँ हैं, मकबूजा कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं, जो बैरूनी ममालिक में बसते हैं, और फिर बेस कैंप की हुकूमत है। ठीक है। तो मैं इस मौके पर ये ज़रूर कहूँगा कि ये अगस्त का महीना है, जहाँ 13 अगस्त 1948 में यूनाइटेड नेशन ने एक करारदाद पास करके कश्मीरियों के इस असूली मौक़िफ़ की ताहीद की थी कि उनको आके खुदरादियत मिलना चाहिए, और पूरी आलमी बरादरी ने उसको तस्लीम किया। यूनाइटेड नेशन ने मुतफ़िक़ा तौर पर वो करारदाद पास की। पाकिस्तान और भारत जो दो इलाकों के अंदर हैं उसको दोनों ने कबूल किया, लेकिन पाकिस्तान आज भी ये इस बात के लिए तैयार है। पिछले दिनों हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान कोटली गए तो उन्होंने कहा जी कि एक नहीं 2 रेफरेंडम करवाने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक बात। तो इसी तरह, लेकिन इस सब में बड़ी रुकावट, जिस तरह मतीन साहब ने कहा, सबसे बड़ी रुकावट जो है भारत है। और भारत को तजारती मफादात देखते हुए, चाहे वो मिडिल ईस्ट है चाहे यूरोप है, वो अपने तजारती मफादात की वजह से खुलकर हुकूमतें हमारा सपोर्ट नहीं कर रही। कल भी हमने वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से मुलाकात की है, उनसे रिक्वेस्ट की है। हमारे डेलीगेशन ने OIC के जो इंसानी हकूक़ का कमीशन है वो आया हुआ है। भारत ने उसको मकबूजा कश्मीर इजाज़त नहीं दी, लेकिन आज़ाद कश्मीर में वो खुलेआम वहाँ गए हैं, हुर्रियत के लोगों से मिले हैं, हमारे प्रेसिडेंट से मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, आम लोगों से, यहाँ वज़ीर ख़ारजा से भी मिले हैं, और सब ने अपना नुक्ता नज़र उन तक पहुँचाया है। और उन्होंने भी हमारे साथ वादा किया है कि वो इस मसले को वापस जाकर OIC में भी भरपूर तरीके से उठाएंगे। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि अब वक्त की ज़रूरत यह है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद
ये कोविड की मुसीबत ना होती तो हमने बहुत से ऐसे प्लान तरतीब दिए हुए थे जिसमें हमारे दोनों तरफ के पार्लियामेंटेरियन जो है ना, पाकिस्तान के, कश्मीर के, ओवरसीज़ से यहाँ हम लोग आ रहे थे आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में, और यहाँ से उधर जा रहे थे। ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में एक नई हुकूमत आई है, मुंतखबा हुकूमत, उनके लोगों को, अपोजिशन के लोगों को, बड़ी एक जानदार गवर्नमेंट के अंदर हमारे जितने साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, साबिक सदूर हैं, वो MLA बन कर गए हैं। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से इस प्लेटफार्म से ये रिक्वेस्ट होगी कि उन सब से काम लिया जाए। सही है। रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी की तहरीक का तकाजा है कि रियासत की तमाम इकाइयों के लोगों को यकजा करके उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको काम दिया जाए और उनसे काम लिया जाए। बिल्कुल सही है। लेकिन OIC के नुमाइंदा वफ़द से आपकी भी मुलाकातें हुई हैं, आप क्या समझते हैं कि कितना वो संजीदा है इस मसले के हवाले से? देखिए, OIC का भी एक अपना बड़ा एक रोल बनता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ का एक प्लेटफार्म है, ये नहीं है, ठीक है ना। कल जो हमारी मुलाकात उनके साथ भी हुई है, तो उसमें जो हमने उनको पॉइंट ऑफ व्यू बताया कश्मीर के हवाले से, जो उस वहाँ की मौजूदा सूरत हाल है, उस हवाले से हमने उनको अवेयर किया है। उन सब का जो मैं आपको बताऊंगा दिल रंजीदा भी था, मैं आपको बताऊंगा। और अपनी जगह वो ये भी कह रहे थे कि हमें इस पे काम कर लेना चाहिए, और साथ ही वो ये कह रहे थे जिस तरह राजा साहब ने भी कहा है, क्योंकि हिंदुस्तान इजाज़त ही नहीं देता ना उस पार्ट के लिए। जिस तरह वो यहाँ आए, आज़ादी से वहाँ पे घूमे, आज़ाद कश्मीर गए, लोगों से मिले, माजीन से मिले, बाकी जगहों पे गए, हमारी भी वहाँ से मुलाकात थी, तो इंडिया उनको अलाउ ही नहीं करता है। तो फिर इंडिया के खिलाफ वो कदम तो उठाए ना। हम तो यही, हमारी ख्वाहिश भी यही है, बल्कि हमने उनको खुद भी बताया है कि, और ये भी बताया कि वहाँ की सूरत हाल और कश्मीरियों के साथ इस वक्त जो ज़िंदगी जो उनके कितनी अजीरन बनी हुई है, उनको हमने उस सब चीज़ों से अवेयर भी किया है। और हमने उसको एज अ मुसलमान ममालिक के तौर पे भी आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, जो आपको ज़िम्मेदारी बनती है। और आप ये देख लीजिए, ये जो OIC का है ना, उसमें एक इनका जो है जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू सेव गार्ड एंड प्रोटेक्ट। क्या एक तो है कि ये जो है ना, ये इस्लामिक फेथ एंड होली मॉस्क्स। अब आप देख लीजिए, इनका ये बुनियादी ऑब्जेक्ट, हमने कल इनको ये बल्कि बात कही है, हमने कहा अगर इन दोनों चीज़ों को आप देखेंगे, हमारा जो फेथ है अब वहाँ पे वो भी ख़तरे में है, और जो हमारे मॉस्क्स है तो वहाँ पे बहुत जगहों पे ताला लगाया हुआ है। और आप देख रहे हैं हमारी जामिया मस्जिद जो है, वहाँ पे जुमा का जो है कब से 5 अगस्त के बाद अभी तक वहाँ पे जुमा की नमाज हम पढ़ ही नहीं सकते। बहुत सारे मस्जिदों का इसी तरह हाल है। यानी ये इनके अपने इस ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ है, यानी एसेंशियल पार्ट है इनका। तो हम उम्मीद भी करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला से भी दुआ करेंगे कि ठीक है, अपनी जगह आपको इक्तिसादी मसाइल को देखने पड़ते हैं या अपने इंटरेस्ट को देखने, लेकिन आपको इंसानियत को भी देखना चाहिए, आपको मुसलमानों को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो जो मजलूमों के साथ जिस तरह हिंदुस्तान जुल्म और जबर रवा रखा हुआ है, और ख़ास कर 5 अगस्त के बाद जो उसने हमारी शनाख्त पे अब एक हमला किया है और कश्मीरी की डेमोग्राफी को अब चेंज करा है, जिसमें उन्होंने लाखों लोगों गैर रियासती बाशिंदों को वहाँ पर आबाद किया है, तो हम उम्मीद करेंगे कि वो भी अपना रोल निभाएंगे। लेकिन मफादात की खातिर कब तक इंसाफ का कत्लेआम होता रहेगा सर? देखिए जी, ये दुनिया में ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं आज की दुनिया में कि ये लोग अपना मफाद देखते हैं, लेकिन मफाद के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो अपना मफाद देखें, और रियासत जम्मू और कश्मीर के जिन लोगों ने 1931 से लेकर इस तहरीक का आगाज़ किया था, जिनके बहन भाई मुतासर हैं, जिनका घर मुतासर है, जिनका मुल्क मुतासर है, जिनका इलाका मुतासर है, हम तो अमन से नहीं बैठेंगे, और अमन से उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारे बहन भाइयों को, हमारे वादी के अंदर रहने वाले लोगों को, जम्मू के अंदर रहने वाले लोगों को, पुंछ के अंदर रहने वाले लोगों को, लद्दाख के अंदर रहने वाले लोगों को, रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम इलाकों में बसने वालों को वो हक़ खुदरादियत नहीं मिल जाता, जब तक जो हुकूमत-ए-हिंद ने हमारे साथ वादा किया था उसके लिए हमें दुनिया के जिस भी प्लेटफार्म पर जाना पड़ा। कश्मीरियों ने एक बात का तैयार किया हुआ है, 4 लाख कश्मीरियों ने पहले जाने दी थी 47 में, और 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी इस वक्त पिछले 30 साल में कुर्बानी दे चुके हैं। और हमारा ये अज़म है कि जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है, रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी की ये तहरीक ना ख़त्म हो सकती है, और ना दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों के इस जज्बे को, बहुत ज़माना लोग कहते रहे जी कि जम्मू से एक मुहिम चली थी तो 47 में ख़त्म हो गई, लेकिन 47 में भी, फिर 65 में भी, 71 में भी, फिर 89 में
उन इलाकों से अल्लाह के फजल व करम से वो चिंगारी उठी, आज बहुत बड़ा शोला बन चुकी है। और मैं इस बात पे उन तमाम लोगों को खराज अकीदत पेश करूँगा जिन्होंने 89 से लेकर अब तक अपनी जानों का नजराना पेश किया, हमारी बहनों ने इज्जतों का नजराना पेश किया, हमारे बुजुर्गों ने वो जुल्म सहा, और आज बच्चा भी, आज की तीसरी नस्ल जो है हमारी वो वहाँ कुर्बानी दे रही है। और उस कुर्बानी का बुनियादी इशू और बुनियादी मकसद अपने वतन रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी है, और उस आज़ादी के लिए हम किसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और किसी भी सूरत में रियासत जम्मू और कश्मीर को भारत का गुलाम नहीं रहने देंगे, और उससे आज़ादी लेकर अपने मुल्क और जो हमारी असल मंजिल है पाकिस्तान, उसको मुकम्मल करेंगे। लेकिन इन 2 सालों में आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान किस हद तक मकबूजा कश्मीर में कामयाब हुआ है, और किस हद तक आप समझते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं वो उन्होंने और ज़्यादा हिम्मत का मुजाहरा किया है, या उनकी हिम्मत टूटी है? देखिए, हिंदुस्तान की कामयाबी को आप इस तरह से देख लीजिए कि 5 अगस्त को जो इन्होंने इक़दाम किया है, जो एक दफ़ा फिर शब खून मारा है, तो उससे कुछ दिन पहले और उसके बाद 1,80,000 फ़ौज उन्होंने इजाफा किया है। ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की ये क्या कामयाबी है। कामयाबी वो होती है जहाँ पे आपको नॉर्मल सी आए, सुख के साथ लोग रहे, तो वो आप समझते हैं कि ये कामयाबी है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान जो है ये फोर्स के साथ, ताकत के साथ कश्मीरियों को अपने साथ रखना चाहता है। तो इसीलिए मैंने जो आपसे पहले भी गुजारिश की है कि 5 अगस्त के बाद जो हिंदुस्तान ने इक़दाम उठाए हैं, जो मैंने इस एक तो शनाख्त पे आपको मैंने बताया, उसी तरह जिन तरह उन्होंने मासूम जो लोग हैं वहाँ पे, मतलब हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने गिरफ़्तार किया, और मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के जेलों में जिनका पता ही नहीं है, उन्होंने वहाँ पे मॉलेस्टेशन को भी एक वेपन ऑफ वार के तौर पे इस्तेमाल किया। उन्होंने ये NIA है, इसको वेपन ऑफ वार के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो हमारे वहाँ पे रियासती दहशतगर्दी भी है, इक़्तिसादी दहशतगर्दी भी हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है, और अदलिया दहशतगर्दी भी जारी व सारी है। फिर भी खौफज़दा है क्या? फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद जो आप कह रहे हैं, इन सब यानी जुल्म और जबर का कोई कौन सा हरबा है, यानी जहाँ पे आप बुलेट और पैलेट के साथ कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल करते हैं, तो और इससे और क्या आप कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको अंदाज़ा लग सकते, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की कामयाबी है या नाकामी है। तो भारत की नाकामी है, क्योंकि वो ताकत के बलबूते पे हमारे साथ ये करना, हमारी लीडरशिप जो अगर आप इस वक्त देखेंगे NIA के तहत फेक ये नए केसेस बना के जेलों में है, ख़ासकर इन फेमस जेल जो है तिहाड़ जेल की अगर हम बात करेंगे, शबीर अहमद शाह साहब, यासीन मलिक साहब, हमारे मसरत आलम साहब, शाहिदुल इस्लाम साहब, अब्दुल हमीद फयाज साहब, बहुत सारे ऐसे कायदीन। बहनों में आप देखेंगे आसिया बाजी है, फहमीदा है, नाहिद जो हमारी बहन है, इन्हीं जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये जो एक ब्लैक लॉज है, इनके तहत उन्हें गिरफ्तार किया। और मसरत आलम की मैं ये बात करूँगा, 35 टाइम्स उनको पेस्ट ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट ये जो ब्लैक लॉ है ये कॉश हुआ है, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। यानी इस वक्त जो एक रिकॉर्ड भी है, 36 टाइम जो है मसरत आलम साहब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार। तो मसला ये है कि भारत ये जो चीज़ें कर रहा है, मैं जो पहले भी आपसे गुजारिश, उनको हक़ाइक़ की तरफ आना चाहिए। जिस तरह राजा साहब ने कहा, हमने फैसला करके रखा है। बिल्कुल मुख्तसरन हाँ, राजा साहब आप बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस तरफ जाएगा, रोल अदा करेगा, जो हालात नज़र आ रहे हैं हिंदुस्तान जी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदादें पास की, 57 तक वो करारदादें पास करते रहे। पिछले 3 साल से 18 में, 19 में, 20 में, पिछले दिनों ये रेगुलर बेसिस पे जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हकूक़ का अदारा है वो रेगुलर रिपोर्ट्स कर भेज रहा है, लिख रहा है, हिंदुस्तान की मज़म्मत कर रहा है, वहाँ की ह्यूमन राइट्स वायलेशन सामने नज़र आ रही है। फिर 5 अगस्त 2019 के बाद 3 दफ़ा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हुए हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि उन इजलासों में पाकिस्तान चूँकि मेंबर नहीं था और पाकिस्तान हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सका, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं चाइना के कि उन्होंने हमारी वहाँ भरपूर नुमाइंदगी की। भारत सारी दुनिया में पिछले 70 साल में ज़ोर लगाता रहा है कि ये बैन अवी मसला नहीं है, ये लोकल मसला है, बाईलेटरल इशू है, लेकिन इस 5 अगस्त में खुद ही उन्होंने इसको इंटरनेशनलाइज दोबारा किया है। तो मैं समझता हूँ उस जो भारत ने किरदार अदा किया है, सारी नाकामियों के बावजूद, सारी दहशतगर्दी के बावजूद, अब हम पे अपना एक फ़र्ज़ आयद होता है कि हम रियासत जम्मू और कश्मीर के उन मजलूम बहन भाइयों के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखें, चाहे वो सफारती माज है, चाहे वो इक़्तिसादी माज है, चाहे वो ये जो KPL वाली बात है, मैं समझता हूँ टूरिज़म माज है, हर माज पे
डट कर कश्मीरी अगर अपना हक अदा करेंगे तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हमारी बहन बहुत भाइयों को शुक्रिया, आज़ादी बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपका शुक्रिया, राया साहब आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और मकबूजा कश्मीर के बिगड़ते हालात दुनिया के सामने है और तरक्की करता आज़ाद कश्मीर भी दुनिया के सामने है। KPL की वजह से दुनिया को ये मैसेज है कि दुनिया संजीदगी का मुजाहरा करे, आज़ाद कश्मीर को फैलता फूलता देखे और तरक्की करते देखे, और दूसरी तरफ जो बिगड़ते हुए हालात हैं मकबूजा कश्मीर में, सिसकती इंसानियत है, वो तड़प तड़प कर दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है ताकि दुनिया आए, इंसाफ करे और कश्मीरियों को उनका हक आके खुद इरादियत दे। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।